NSUI ने तो फिर से सारे के सारे हेडलाइंस बटोर लिए। वो हेडलाइंस बटोरने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अर्धनग्न भी हो सकते हैं, पूर्ण नग्न भी हो सकते हैं। जी सर, सबसे पहले तो प्रणाम सभी दर्शकों को। सर दिक्कत क्या है कि नरेंद्र मोदी जी से थोड़ी सी ऊबन जैसे अभी होनी शुरू होती है तो अचानक ख्याल राहुल गांधी का आ जाता है, फिर जो है मामला वहीं रुक जाता है। मतलब कई बार मैं सोचता हूं कि चलिए आओ, हम लोगों ने तीसरे टर्म का भाजपा का प्रधानमंत्री कभी देखा नहीं था। भानुमति के कुनबे वाले जोड़ जुड़ा के अटल जी का 13 दिन भी देखा, 13 महीने भी देखा, फिर 5 साल भी देखा। तो कई बार लगता है कि आओ चलो मोदी से अब ऊब जाए, फिर अचानक राहुल गांधी सामने आ जाते हैं। सर नंगा तो 2014 की इस देश में जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक क्रांति हुई है, मैं कभी सत्ता परिवर्तन कहता नहीं उसको। क्या कराएंगे ये बांग्लादेश, क्या सपना देखेंगे भारत में बांग्लादेश, अरब स्प्रिंग से लेके और नेपाल तक कराने का, वो कांड तो हमने 2014 में कर चुके हैं ना, भारत तो कर चुका है। और उसमें इनका ये जो जैन जी लेके आए थे, आज जैन जी ने क्या किया एआई समिट में? तबीयत से पिछवाड़े पर सेवा की है सर। राहुल गांधी जिस जैन जी का आह्वान करते रहे कि आओ उतरो बांग्लादेश करा दो, नौजवानों आओ उतरो नेपाल करा दो, एआई समिट में आपको जेन जी किधर से दिख रहे हैं? ये तो सर जिन्होंने नहीं सर, अच्छा ये बताइए, यदि राहुल मुझसे गांधी जेन जी हैं तो फिर ये भी जेन जी हैं। बिल्कुल है राहुल सर। गांधी की मुझे उम्र के तो दिख रहे हैं हमको। सर मुझे तो याद आता है रमेश चन्नीथला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय मोबाइल वगैरह ये इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो हम लोग खन्ना और वर्मा की एक जीके वाली बुक पढ़ा करते थे। तो उसमें अपडेट आया तो देखा कि रमेश चन्नीथला युवक कांग्रेस अध्यक्ष, उम्र उस समय 56 ईयर, 56 साल के। तो कांग्रेस की बड़ी पुरानी परंपरा रही है सर। उम्र में हमसे भी 1 साल बड़े हैं राहुल गांधी और अभी तक प्रक्षेपित हो रहे हैं। तो सर वो तो मतलब उनको तो मैं राष्ट्र बालक कहा करता था, फिर लोगों ने कहा कि नहीं ये राष्ट्र का अपमान हो जाता है, उनको जो है राष्ट्र बालक आप मत कहा करिए। सवाल ये है सर कि मोदी राष्ट्र नमूना कह सकते हैं आप उनको। राष्ट्र उपलब्धि हैं सर, दूसरे रस के रस तो कई होते हैं, तो राष्ट्र उपलब्धि वो है, निश्चित तौर पर है। सवाल ये होता है सर कि नरेंद्र मोदी से नफरत अपनी जगह, चलिए ठीक है सर, अब तो हम लोगों को ये मान लेना चाहिए कि इस पूरे परिवार को नरेंद्र मोदी से नफरत है, निजी रंजिश है, ठीक है। आप नरेंद्र का मोदी कारण है ना, उनका जो है वो अधिकार छीन लिया उन्होंने, जो जन्म सिद्ध अधिकार था, जन्मना अधिकार था उनका, उसको छीना है, तो ये तो फिर बनता है ना थोड़ा बहुत तो। नहीं, बिल्कुल बनता है, बनना चाहिए भी, और वो बनता हुआ दिखाई भी दे रहा है। ये सारी हरकतें जो आज अभी एआई समिट में हो, कपड़ा फाड़ने की हो, भाई जनता ने तो 2014 में इनके राजनीतिक चीरहरण इनका कर दिया है, 19 में भी किया, 24 में भी किया, आगे की देखी जाएगी। सवाल ये होता है कि राहुल गांधी उनकी पूरी टीम, पूरी कांग्रेस ने ये मान लिया है कि नरेंद्र मोदी को वो कम से कम चुनाव में नहीं हरा सकते, और ये साफ दिखाई देता है। राहुल गांधी की टीम की विक्षिप्तता ये बताती है, और मुझे तो लगता है कि सर मोदी साहब के परम एसेट हैं ये। मैंने जो अभी शुरू में कहा ना कि जैसे ही उबन होनी शुरू होती है या कोई वजह हो कि आओ चलो मोदी से रूठ जाए, कांग्रेस ने कम से कम ये मान लिया है कि इस व्यक्ति जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जिसकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है, जिसके गठबंधन का नाम एनडीए है, मैं या हम उससे चुनाव नहीं जीत सकते। तो करने को है क्या सर? करने को यही है जो एनएसआई ने आज किया है। लेकिन अगर आप देखिए तो वो काम किसका कर रहे हैं? सारा हेडलाइन आज बटोर ले गए, लेकिन किस तरह की हेडलाइन? असली जो इसमें से अगर बदनाम हो गए तो क्या नाम ना होगा? तो ठीक है सर, कांग्रेस यही करती रहे, मेरी शुभकामना। कांग्रेस और टीम राहुल गांधी यही करते रहे, वो बदनाम होते रहे, क्योंकि होना चाहिए, बिल्कुल खल तो आवश्यक है सर। अगर ये इस तरह की हरकत नहीं करेंगे तो फिर नरेंद्र मोदी के सरकार का महत्व कैसे पता चलेगा? लेकिन सर अब गंभीरता से कम
इस देश में एक ऐसा विपक्ष तो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये काम भी अब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादियों के हाथ में है। भला हो, कुछ ऐसा माहौल भी बन गया है, कई लोग सुना है सर कि पार्टी का नाम-वाम भी रखने लगे हैं। कुछ लोग तो प्रवक्ता बने घूम रहे हैं, संस्थापक सदस्य भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आरएसएस और ये पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का एक जो कॉम्बिनेशन है, ये विपक्ष भी भारत का अब तैयार कर रहे हैं, जो कि वह विपक्ष भी राष्ट्रवादी होगा। मैं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है मुझे। मैं कई विषयों की तरफ जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये फिर चर्चा जो है वो थोड़ी-सी संदर्भ से अलग हो जाएगी आज के। लेकिन मुझे कहीं न कहीं ये लगने लगा है और कुछ उदाहरण भी मैं आपको दूँगा। समावेशी राजनीति और खुद राजनीति की एक ऐसी धारा जिसमें कांग्रेस का स्थान ना हो, विपक्ष की मैं कह रहा हूँ। कई बार राष्ट्रवादी इस बात से परेशान हो जाते हैं। कहते हैं, "अरे साहब, मोदी जी फलाने से क्यों मिलिए आए, ढिकाने से क्यों मिलिए आए? उनके साथ क्यों फोटो आ गया? अरे यार, ये तो उनके साथ खाना खा के चले आए।" सर, ये कोई 2 बीएचके फ्लैट में रहने वाला परिवार नहीं है और उसके मुखिया नरेंद्र मोदी तो कम से कम बिल्कुल नहीं है। इसलिए कई बार हमारी पसंद, निजी पसंद, नापसंद ये अलग चली जाती है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों और कुछ मैं सीरीज़ जब देखता हूँ, कुछ एक इनके जो एक्टिविटीज़ देखता हूँ, जिससे इनके जो हार्डकोर समर्थक वर्ग है, आजकल जैसे मौसम चल रहा है, उसमें गुस्सा और नाराज़गी दिखाई दे रही है। आरएसएस ने तो साफ तौर पर बीजेपी के लिए 50% वोट शेयर का टारगेट रखा है। अब आज अगर 35-36% पर भारतीय जनता पार्टी है टिकी हुई और तीसरी बार 240 लाके सरकार ले आई है, तो कहीं न कहीं अब वो 15% तो जाना पड़ेगा इन्हें ना। अब इसके 2 तरीके हो सकते हैं। ऐसे प्रदेश जैसे दक्षिण का तमिलनाडु है, केरल है, वहाँ जहाँ अभी भारतीय जनता पार्टी की पहुँच नहीं है। कर्नाटक में तो ये सरकार में रहे हैं। वेस्ट बंगाल में ये इतनी मेहनत कर रहे हैं और खासतौर से आरएसएस वहाँ मेहनत कर रहा है। आरएसएस की मेहनत का नतीजा आपको नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे रहा है। यही मेहनत आरएसएस की अगर आप देखेंगे तो आपको असम में दिखाई देगा। जब प्रफुल्ल कुमार मोहंतो को हाथ लगाया और वहाँ से वो आरएसएस का जो ग्राउंड वर्क था, उसने फिर बाद में सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में पूरी अकेली बीजेपी की सरकार तक पहुँचे। प्रफुल्ल कुमार मोहंतो को वाजपेयी जी ने अपना राजनैतिक अभिभा अभिभावकत्व दिया। लेकिन अब ये 15% का अगर उनको 50% का ये टारगेट अचीव करना है, तो निश्चित तौर पर जहाँ वो नहीं है, एक तो वहाँ जाएँ और दूसरा फिर अपने एक्जिस्टिंग वोट जो इनका परसेंटेज है, इसमें एक्सपेंशन करें, तो कुछ प्रयोग तो इनको करने पड़ेंगे, वो प्रयोग दिखाई देते हैं। लेकिन प्रयोग में खुद चक्कर प्रयोग क्या से है सर, कम हो रहे बीकर हैं भी बल्कि टूट बढ़ जाता नहीं है। रहे। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे, वो वाली स्थिति हो रही। ये भी कहावत है। मैं यही सेंटेंस अभी बोल रहा था कि प्रयोग कई बार जो है ना, होता क्या है कि बिकरवा टूट जाता है, धमाका हो जाता है बाढ़ से। तो कुछ प्रयोग आप असफल भी होते हैं, कुछ प्रयोग आपके ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब कम से कम प्रधानमंत्री को ये जो कन्फ्यूजन, ये जो एक धुंध टाइप का एक जो असंतोष, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को खुद आके इसको एड्रेस करना चाहिए और खास तौर से मैं नाम ले लूं, मुझे नाम लेने में क्या है, यूजीसी वाला जो इशू है, उस पे चूंकि वो लिटिगेटेड है, अब चला गया कोर्ट में। अब कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद हो सकता है आए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से अब जनमानस के साथ सीधा संवाद रखने के धनी नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने रेडियो जिंदा कर दिया, समाज के अंतिम आदमी तक पहुंचे। उनको लोग सुनते हैं, उनकी बात लोग सुनते हैं, उनके समर्थक सुनते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कांग्रेस उनकी बात सुनेंगे, विपक्ष सुनेगा। लेकिन और ये तो बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि नरेंद्र मोदी जी के पास फीडबैक का कोई सिस्टम नहीं है या वो कमजोर सिस्टम है। एक-एक फीडबैक उनके पास है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए और सर मेरा दृढ़ विश्वास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन इस इश्यूज को हैंडल करना शुरू कर देंगे, सारा का सारा जो आमर्श है, मैं तो इसे गुस्सा भी नहीं कहता, मैं तो इसे आमर्श कहता हूँ। तो एक प्रयोग का दौर तो निश्चित तौर पर चल रहा है। एक प्रयोग इन्होंने पहले अपनी सेकंड लाइन, थर्ड लाइन तैयार करने में किया, जिसमें आपको मुख्यमंत्री
कई दिखे आज वो अभी आएंगे, उस पर भी आएंगे, मध्य प्रदेश जाना ही पड़ेगा सर। तो मुझे लगता है कि ये चर्निंग का दौर है और उसमें कई बार ऐसा होता है सर कि कुछ प्रयोग में एक असफल होता है, फिर एक से कुछ कन्फ्यूजन आता है, दूसरा थोड़ा-सा और सफल होता है, फिर नहीं भी होता है। तो मुझे लग रहा है वो दौर है और नरेंद्र मोदी इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री। आएँगे तो ज़रूर, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी इस इश्यूज़ को एड्रेस ज़रूर करेंगे। जी।